ओर से और विशेषकर मारवाड़ी कॉलेज की ओर से सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कल का जैसा सत्र हमारे यहाँ हुआ, कल उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर राव सर ऑनलाइन जुड़े थे तीनों एड्रेस में, और भिखु कंदनेवा, भिखुवंश अलंकार थे वो वरीय शिक्षक जो थे डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका, वो हमारे बीच में थे। अभी भी उन्होंने एक क्लास यहाँ पढ़ाई, तो उसके बाद वो गए हुए हैं। अगर अभी आएंगे थोड़ी देर में, सभी लोग यहाँ भी ऑफलाइन मोड में आपको सुनाएंगे, सारे लोग हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर बैठ के भी। और उसके बाद एक विशेष सत्र कल 4 स्पीकर फॉरेन से थे, उन्होंने अलग अलग, एक फिनलैंड के स्कॉलर थे, मंगोलिया के स्कॉलर थे, और श्रीलंका के प्रोफेसर थे सामंता एलंगापून और फ्राप्लात सोरावत ताफिपानियो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे महाचुलांगकोन यूनिवर्सिटी थाईलैंड से। तो उनका भी एक विशेष सत्र चल रहा था। साथ में ही प्लेनरी सेशन था एक, और प्लेनरी सेशन में आयरलैंड के राजदूत महामहिम अखिलेश मिश्रा सर ने संबोधित किया। राव सर ने उसकी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद इस तरह से कल का जो कार्यक्रम हुआ, और आज अभी मॉर्निंग सत्र में यहाँ भंते जी ने थोड़ा सा ब्राह्मी लिपि का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया। हम ब्राह्मी के बारे में बच्चों को भी स्टडी करा रहे थे। और ये पैनल डिस्कशन हमारा थर्ड पैनल डिस्कशन, जो जिसमें हमारे भारतीय विद्वान डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर हैं, बौद्ध दर्शन पाली डिपार्टमेंट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हमारे बीच में है। डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर शारदा जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बीच में है। डॉक्टर कुलदीपक शुक्ला जी गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं। डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी मगध विश्वविद्यालय से हमारे बीच में। बाल गंगाधर जी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु से बीच में जुड़े हुए हैं। तो आपको सभी का स्वागत है। और इस सत्र को मॉडरेट कर रहे हैं अंकित द्विवेदी जी। आप नवनालंदा महाविहार में अभी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं बुद्धिस्ट स्टडीज डिपार्टमेंट में। तो अंकित जी, सर के परमिशन से हम कार्यक्रम को आरंभ करें और आगे बढ़े। जी आरंभ किया जाए। जी सर, सबसे पहले सर की अनुमति से मैं शुरू करते हुए चाहता हूं सर कि आप ये स्पष्ट करें कि सर इसके लिए कि समय क्या रह दिया जाए और प्रश्न कब कैसे होगा। ये हमारे पास जो है 1.5 घंटे का समय है, 11 से 12:30 बजे का। 1.5 घंटे यानी 90 मिनट है कुल। तो 90 मिनट्स में 9 जो है हमारे वक्ता हैं, तो 10 मिनट भी नहीं हो पाएगा। तो हम तो कहेंगे कि सारांश के रूप में 6-7 मिनट में अपनी अपनी बात ये लोग कह दें, क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद फिर अंत में देखा जाएगा। 7 मिनट से ज्यादा समय ना दिया जाए। ठीक है। तो सर हमारे बीच पहले जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बौद्ध दर्शन और पाली विभाग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। आदरणीय सर, अगर आप हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। प्रफुल्ल गढ़पाल सर, शायद सर अभी नहीं जुड़े हैं। तो अगले जो हैं अजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं उनसे। जी, अजय कुमार सर अगर हैं तो आप सर शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर, संभवतः सर भी नहीं है, सौरभ सर भी नहीं है अभी, तो हम लोग कुलदीपक सर से लेते हैं। डॉक्टर कुलदीपक शुक्ला जी से बात कर ले। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी। सर आपका स्वागत है और आप अपने वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। जी, संस्कृत विभाग मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा एवं प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा, ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि का विश्लेषणात्मक नामक यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आज जिसका विकास जी ने तो अंग्रेजी में डिकोडिंग द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन मैन्युस्क्रिप्ट्स अशोकन इंस्क्रिप्शंस के आज द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर यहाँ पर गुरुवर यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अन्य जो वक्तागण हमारे साथ, जैसे सर ने बताया, 9 लोग हैं, जिनमें प्रफुल्ल गढ़पाल जी, विपिन झा जी हैं, अन्य जो भी हैं और श्रोतागण जो भी जुड़े हैं, सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मैं डॉक्टर कुलदीपक शुक्ल, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग में
मुख्य विषय तो संस्कृत ही है, लेकिन हमारे यहाँ बीए में पाली भी चलता है और बच्चों के साथ हम भी पाली पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। तो पाली से सीधा संबंध है और अभिलेखों से तो कोई भी, चाहे संस्कृत का व्यक्ति हो चाहे साइंस का व्यक्ति हो, कोई भी दूर नहीं हो सकता। स्क्रिप्ट से कोई भी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि सारा ज्ञान, सारी बौद्धिक परंपरा, सारी ज्ञान परंपरा लिपियों के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। और बहुत कुछ जो गूढ़ है, जिसका बहुत ही आवश्यक है आज के इस समय में उद्घाटन करना, वो लिपियों में ही है। और ब्राह्मी लिपि जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो मेरा विषय जो विकास जी ने मुझे दिया था, अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी लिपि। तो थोड़ा सा पहले हम अशोक के अभिलेखों की बात करेंगे, क्योंकि समय सर ने निर्धारित कर दिया है, तो उसी में हमको अपनी बात करनी है। अभिलेख शास्त्र का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इतिहास लेखन का सर्वप्राचीन एवं महत्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत अभिलेख है, और उनमें भी अशोक के अभिलेख, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति को जानने का मुख्य स्रोत है। ये अभिलेख 3 प्रकार से पाए जाते हैं, उनके अशोक के मात्र 3 प्रकार के पाए जाते हैं: शिलालेख के रूप में, स्तंभ लेख के रूप में और गुहा लेख के रूप में। शिलालेख जो शिलालेख है, जो पत्थरों पर, बड़ी बड़ी शिलाओं, चट्टानों पर खुदवाए गए हैं, खुदवा करके लोहे कील के माध्यम से लिखवाए गए हैं। स्तंभ लेख जो बड़े स्तंभ हैं, क्योंकि उस समय पर बहुत बड़े बड़े स्तंभों की भी निर्माण हुआ, उन पर जो लिखाया गया है उनको स्तंभ लेख कहा गया। और गुहा लेख गुफाओं के दीवारों पर बहुत सारे चित्रित रूप में और लिपि के रूप में जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों को खुदवाने की प्रेरणा अशोक को, जैसा हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में या अन्य ग्रंथों में, तो अशोक को इनकी प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। क्योंकि हमें इससे भी पता चलता है कि हमारे देश में कैसे उस समय विदेशी संबंध होते थे, तो ईरान से हमारे संबंध अच्छे रहे होंगे, और उससे प्रेरणा लेकर के अशोक ने इन अभिलेखों को भी प्रारंभ किया। अशोक के कुल 33 अभिलेख प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ लोग 40 और 40 से अधिक भी बताते हैं कि उन्हें मिलने हैं, जिन्हें सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में 269 ईसा पूर्व से और 231 ईसा पूर्व के काल में अंकित करवाए। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में ये अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, जिनका नाम लेना मैं यहाँ पर आवश्यक समझता हूँ, जो प्राच्य विद्या के रुचि रखने वाले थे, जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने सर्वप्रथम इनके जो लेख थे, अभिलेख थे, उनको पढ़ने का प्रयास, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले इसको पढ़ा। 1837 ईस्वी में इस पढ़ने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। ये अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरमाइक तथा ग्रीक लिपियों में पाए जाते हैं। केवल अशोक के जो अभिलेख हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी और आरमाइक एवं ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं, और भाषा इनकी जो थी मुख्य रूप से संस्कृत, पाली और प्राकृत है। तो इनमें विषय वस्तु कल से बहुत वर्णन हो रहा है, उस पर मैं बातचीत नहीं करूंगा, उसको छोड़ रहा हूँ। मुख्य रूप से तो अशोक का व्यक्ति पक्ष, उनके व्यक्तित्व के बारे में, धार्मिक धारा के बारे में, शासन काल के बारे में और उनके शासन में किए गए बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में प्राप्त होता है। कुछ लेखों की मैं बात करूंगा जो ब्राह्मी, मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में अधिकांश रूप से लिखे गए हैं। और ये ब्राह्मी लिपि इसका मुख्य जो गुण है, वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। स्तंभ लेख में रुक्मिणी और दिल्ली बहुत प्रसिद्ध है। शिलालेख के रूप में गिरनार और मानसेरा जो है, और शाहबाज गद्दी के जो लेख हैं वो खरोष्ठी में पाए जाते हैं, लेकिन खरोष्ठी को भी ब्राह्मी लिपि का एक भेद माना जाता है और उसकी सिस्टर लिपि कहा जाता है। जौगढ़, टोपारा, कालसी, मस्की, धौलपुरी, ये सब ब्राह्मी में लेख प्राप्त होते हैं। लघु शिलालेख है, गुर्जर शिलालेख है, वो भी ब्राह्मी में मिलता है। एक द्विभाषी शिलालेख गांधार में पाया जाता है, वो आरमाइक में है। गुहा लेख बराबर में भी। ब्राह्मी क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि लोग इसको ब्रह्मा से जोड़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने सारा ज्ञान परंपरा, जबकि हम देखते हैं भारत की, तो सीधे ब्रह्मा जी से जोड़ी जाती है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उसका निर्माण किया और उसके बाद वो नीचे उतर करके लोगों में, समाज में फैली।
लेकिन एक प्रचलन हमें और भी मिलता है जो हमारे समाज में है, हमारे ग्रंथों में पाया जाता है कि ब्रह्मवायांग सूत्र ग्रंथ में प्राप्त होता है कि भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए, उनको को पढ़ाने के लिए, इसका ज्ञान देने के लिए इसका प्रयोग किया और फिर उन्हीं पुत्र के नाम ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी पुत्र का नाम था इसलिए उसके नाम से ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध हुई। और फिर उसके तुरंत बाद फिर अशोक के अवशेषों में ही हमको इसका प्रयोग देखने को प्राप्त होता है। अशोक ने इस लिपि का प्रयोग मात्र साम्राज्यीय शिलालेखों के रूप में किया। जैसे हम संस्कृत नाटकों में देखते हैं कि जो मुख्य पात्र होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पात्र है वो संस्कृत का प्रयोग करते हैं, वैसे ही साम्राज्यीय शिलालेख जो राजकीय सारे होते थे उनका जो मैटर था, उनका जो लिखाने का तरीका था वो केवल ब्राह्मी में किया। और बाद में इसके भेद के रूप में देखने को हमें खरोष्ठी जैसे जो ब्राह्मी की छोटी बहन मानी जाती है दिखाई देते हैं। खरोष्ठी में भी बहुत सारे लेख मिल जाते हैं। अन्य अनेक लिपियां आकृति एवं ध्वनि साम्य होने के कारण ब्राह्मी से ही उत्पन्न भी मानी जाती है। श्रीलंका के अनुराधपुर में उसके बाद में श्रीलंका के अनुराधपुर में पुरुष शताब्दी के समय के समृद्ध भांडों पर सिंघल ब्राह्मी, क्योंकि ब्राह्मी के बहुत सारे रूप फिर वहां पर हमें अन्य अन्य जगहों पर प्राप्त होते हैं जी। इसके अतिरिक्त तमिल ब्राह्मी तथा उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि एवं मध्यकाल में इसी सिद्धम, शारदा, नागरी, ग्रंथ लिपि आदि की उत्पत्ति मिलती है। पुनः दक्षिण पूर्व एशिया में इनके कई लिपियों की उत्पत्ति प्राप्त होती है। समग्रतः सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि का उत्कृष्ट निदर्शन जो हमें प्राप्त होता है वो अशोक के शिलालेखों से ही प्राप्त होता है। इसी लिपि को अशोक ने धम्म लिपि भी कहा है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया, धम्म लिपि का ही सर्वत्र प्रयोग किया है। और ललित विस्तर में 64 लिपियों की बात की गई, उसमें भी सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का नाम आता है। समवायांग सूत्र और पंडवर्णा सूत्र में भी ब्रह्मी नाम प्राप्त होता है। उसी को भगवती सूत्र एक ग्रंथ है जिसमें नमो बम्बिये लिविये सूत्र मिलता है कि ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है और नमस्कार श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ को किया जाता है, इसीलिए ब्राह्मी को श्रेष्ठ माना गया। अन्य अनेक सिद्धांत भी हमें बहुत सारे मिलते हैं और उनके प्रमाण मिलते हैं जो ब्राह्मी की प्राचीनता सिद्ध करते हैं और ऐसी प्रामाणिकता लिपि को समाज के समक्ष लाने का श्रेय अशोक को ही है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उन जो अभिलेख है, अभिलेखों की चर्चा बहुत हुई, उनके विषय विस्तार की भी चर्चा हुई है, उसको मैं समझता हूँ यहाँ पर कहना उचित नहीं, क्योंकि आगे और लोग भी कहेंगे। इसी के साथ आयोजकों को बहुत धन्यवाद कि ऐसे विषय पर उन्होंने आज चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे भी अवसर मिला। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने अच्छा। सर कोई सवाल अब भी लेंगे अंत में? माननीय सत्राध्यक्ष सर, अगर सवाल अभी लेंगे हम लोग या अंत में? नहीं, अभी जो है ना अगला पत्र भी पढ़ दिया जाए जितने लोग हैं, फिर बाद में किसी को कुछ पूछना होगा, विचार विमर्श करना होगा तो अंत में कर लेंगे। ठीक सर, ठीक सर। तो डॉक्टर शारदा गौतम मैम, दिल्ली विश्वविद्यालय से, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, दौलत राम कॉलेज से, डॉक्टर शारदा गौतम मैम। जी थैंक यू अंकित जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सादर प्रणाम। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। मेरा विषय ऐसा आयोजन टीम से मुझे मिला कि अखंड भारत और सम्राट अशोक, ऐसा विषय पे मुझे 5 मिनट का अध्यक्ष महोदय ने समय दिया है रखने का। विषय बहुत विशाल है, समसामयिक है और मुझे लगता है कि हम जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं उन सब लोग का भी कहीं ना कहीं सपना है अखंड भारत। तो इस ज्वलंत मुद्दे पे कहें कि बात रखने का अवसर मुझे देने के लिए आयोजन टीम और अध्यक्ष महोदय का आभार। अखंड भारत का मतलब मुझे लगता है हम सब लोग जानते हैं कि भारत 1947 15 अगस्त आते ही जितना हम प्रसन्न होते हैं उतने ही घरों में तकलीफ भी बढ़ जाती है कि ये वही टाइम पीरियड होता है जब हमारा जो है कि एक जो त्रासदी के रूप में भारत देखा वो सामने उसका जो तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है वो भी उभर के आती है कई घरों में।
तो अखंड भारत और सम्राट अशोक, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम भारत का थोड़ा सा बैकग्राउंड 1 मिनट के लिए रखेंगे कि हम जानते हैं कि भारत को का जो प्राचीन नाम मिलता है आर्यावर्त, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, जम्मू खंड, अजनामवर्त, सिंधु, हिंदुस्तान, इंडिया भी कुछ लोग कहते हैं, पर अपना नाम भारत है। ऋषभ देव का चर्चा कर रहे थे कुलदीप जी। ऋषभ देव के ही पुत्र भरत के नाम पे अपने यहाँ अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसे आज हम भारत जानते हैं। अखंड भारत विषय है जब भारत का टुकड़ा या विभाजन नहीं हुआ था। सम्राट अशोक हैं, सम्राट राजा ऐसा संबोधन होता है राज्य के स्वामी को, पर 100 राजा जिसके अधीन होते हैं उसको सम्राट कहा जाता है, ऐसा सम्राट की व्युत्पत्ति परक अर्थ हम देख पाते हैं। तो अशोक सम्राट हैं, द ग्रेट अशोका, ऐसा भी उनके लिए संबोधन मिलता है। देवा नाम प्रिय, देवताओं के जो बहुत प्रिय हैं, ऐसे अशोक। तो अशोक का जो अभिलेख है, अभी अभिलेख पे ही चर्चा है। सामान्यतया अभिलेख हम उस विषय को कह देते हैं आजकल बोलचाल में कि जो पीछे का लिखा हुआ मिल रहा है वो अभिलेख नहीं है, अभिलेख है। पर अभिलेख का एक तथ्यपूर्ण ये भी अर्थ होता है कि जो न्यायिक हो, समाज में मान्यता प्राप्त हो या कानूनी दस्तावेज हो, उसको अभिलेख कहते हैं। तो जो भी अभिलेख मिला, चाहे वो स्तंभ लेख हो, लघु स्तंभ लेख हो, दीर्घ स्तंभ लेख हो, या जो है कि हमारा पत्थरों पे खुदा हुआ जिसको हम कहते हैं लेख, 2-4 प्रकार के अभिलेख जो पाए जाते हैं अशोक के, वो सब ही अभिलेख का जो मूल अर्थ है उसको परिभाषित करता हुआ अशोक का है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार जिसको पहले वर्मा कहते थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये सारा ही जो एरिया है ये अखंड भारत ऐसा स्वरूप हम जानते हैं। और इन सब जगहों पर अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। सामान्यतया जब हम पढ़ते हैं अभिलेख को कि इनके अभिलेख इन स्थानों पे पाए जाते हैं, तो ये स्वतः प्रमाणित है एक तरह से हम कहें कि यदि सम्राट अशोक के अधीन ये सारा एरिया था तो ये भारतवर्ष का ही हिस्सा रहा होगा तत्कालीन। इतना चर्चा हो गया है पिछले कई सालों में, हमने देखा अखंड भारत पर कि अब तो अखंड भारत था कि नहीं ये चर्चा रही नहीं गया है। अब तो भारत अखंड होना चाहिए, चर्चा इस विषय पर होना चाहिए कि किस तरीके से क्या करके भारत को फिर से एक संगठित किया जाए, एक किया जाए, और जो अखंड भारत की हमारी परिकल्पना है वो पूर्ण की जाए। सर ने समय कम ही दिया है तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। सर का आभार और सर का आशीर्वाद मिले कि हम अपने जीते जी अखंड भारत देखें, ऐसा सर से आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, बहुत अच्छा। अब आगे के लिए अंकित द्विवेदी जी देखें। आयोजन टीम को ऐड करना चाहती हूँ सर। आपके परिचय में भी मैं सुन रही थी कि थेरी गाथा पे आपका काम है, और आयोजन टीम से मेरा आग्रह है कि पूरे इस सेशन में एक मैं महिला दिख रही हूँ तो थेरियों को भी जोड़े, ऐसा आयोजन टीम से आग्रह रहेगा मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम। आगे विपिन कुमार झा सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी। डॉक्टर विपिन कुमार झा सर आप जुड़े हुए हैं। हमारा टाइम 1 बजे के आसपास में है सूची में। कहाँ इस समय तो उस पर नहीं लिखा हुआ होगा सर। हाँ, मुझे जो इनविटेशन मिला है उसमें 1 बजे का दिया गया है। अभी तो मैं केवल आप लोगों को सुनने के लिए हूँ। अगर इस समय परेशानी है तो अगले को बुलाएं। ठीक है ठीक है। डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा सर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पाली, गया कॉलेज, गया, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार। डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा सर। मुझे सर 5 मिनट का समय दिया जाए। मैं थोड़ा प्रिंसिपल ऑफिस गया था, अर्जेंट थोड़ा सा, मैं वहीं से लौट रहा हूँ। मैं पहुँचता हूँ तो तुरंत मैं जुड़ जा रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जानकी देवी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
जी नमस्कार, क्या आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर। जी डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी हैं। जी जी, जी, जी। तो आप सभी का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मारवाड़ी कॉलेज ने एक बहुत ही मुख्य विषय पर जो एक आज चर्चा का विषय बनाया है कि अशोक के समय की जो भाषाएं और जो लिपियां हैं उसको किस प्रकार से और किस तरह से सहायता करके उन चीजों को पढ़ा गया। तो हम देखें, अगर इसमें से ब्राह्मी स्क्रिप्ट को देखें तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हमें मिलते हैं। जैसे गुप्तकालीन ब्राह्मी है, कुषाण कालीन है, शक कालीन है, सातवाहन कालीन ब्राह्मी, इन सभी के अलग अलग वेरिएंट में हमें अभिलेख मिलते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे प्राचीन माना जाता है वो अशोक कालीन ब्राह्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसका समय आप देखेंगे तो 300 बीसी से लेकर के 400 बीसी के मध्य रखा जाता है। तो अब 300 बीसी से 400 बीसी मध्य की एक ऐसी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, और उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास जो आज की जो लिपियां जो हमारे समय में मौजूद हैं, जो हम देवनागरी लिपि का काम कर रहे हैं, वो तकरीबन जो है 10वीं शताब्दी के आसपास की है। तो बीच में कम से कम बहुत आप देखेंगे कि 1000 से 500 साल का जो डिफरेंस रहा, जो हम जिसको डार्क एज कह सकते हैं, कि जिसमें किसी भी प्रकार जिसके कारण क्या हुआ कि ब्राह्मी लिपि से हमारा पूरी तरह से संपर्क टूट गया, कि हम उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारी जो लिपि है वो बहुत आधुनिक है, देवनागरी, और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो 300 से 400 बीसी के अराउंड की है। तो इतने समय के बीच का जो अंतराल रहा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ लिपियां तो हैं जो पुरातन हैं, जैसे तमिल तेलुगु की जो लिपियां हैं वो थोड़ी सी एंशिएंट उसमें जाती हैं, परंतु उसके पश्चात भी जो गुप्तकालीन और जो तमिल जो लिपियां हैं उनके बीच का जो गैप है वो भी कम से कम 500 साल का है। तो जिसके कारण क्या था कि हम उन लिपि तक पहुंच नहीं पा रहे थे, बीच में लोगों ने उनको पढ़ना छोड़ दिया या जो भी रीजन रहा हो, पर वो 500 साल का गैप हमारे लिए एक बाधा का विषय बना रहा कि हम उस प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि को पढ़ नहीं पा रहे थे। तो मैं उसी गैप को कैसे पूरा किया गया, उसी जो बीच में जो इतने सालों का गैप रहा जिसके कारण हम ब्राह्मी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उनको किस तरह से जो है लोगों ने प्रयास करके पढ़ा, उस विषय के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। तो ये बात है सन 1818 से 1823 तक की, जब कर्नल जो जेम्स टॉड है उन्होंने राजपूत के इतिहास की शोध खोज करते हुए काठियावाड़ में बहुत से प्राचीन लेखों का पता लगाया और 7वीं से 15वीं शताब्दी तक उन लेखों को कर्नल साहब ने यति ज्ञानचंद्र की सहायता से पढ़ा और फिर उसके अनुवाद को क्या किया, टॉड साहब ने अपने राजस्थान नामक प्रसिद्ध इतिहास में दर्ज कराया। और इससे पहले मैं जानना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मी लिपि को जो पढ़ने का इतिहास है वो एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई 1834 से 1838 में, तब उसके बाद ही उनको पढ़ा जाने लगा, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी आप देखेंगे कि 2 प्रयास ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए हुए हैं, जिसमें एक जो है फिरोज शाह तुगलक का समय माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जब पहली बार उस हरियाणा के टोपरा गांव में उस टोपरा स्तंभ को देखा, तो वो उसको इतना अच्छा लगा कि वो उसको उस पूरे स्तंभ को ही नाव में लदवा करके यमुना नदी के किनारे दिल्ली तक ले आया और उसने उसको दिल्ली में लगवा दिया। और फिर जब दिल्ली में उसने उसको लगवाया तो उसको भी बड़ी इच्छा हुई कि इसमें लिखा क्या है, कम से कम पता तो चले कि ये क्या है। तो उसने क्या किया कि उसने अपने दिल्ली के दरबार में बाकी लोगों को बुलाया और कहा कि पता लगाओ ये क्या लिखा है, इसमें इसको पढ़ने का प्रयास किया जाए। अब क्योंकि लोग प्राचीन जो भाषा है उसके रूप में संस्कृत को ही जानते थे, तो उन्होंने कुछ संस्कृत के विद्वानों को बुलाया और कहा कि जो है इनको पढ़िए आपकी क्या लिखा है इसमें। अब क्या है कि लोगों ने क्या किया कि लोग जो है यहाँ पर प्राचीन जो है उन्हीं परंपराओं से ग्रसित जो चीजें थी उन्हीं को यहाँ बोलने लगे कि ये जो है भीम का दंड है या कृष्ण के द्वारा पैशाची में दिए गए उपदेश है। इस तरह की जो ब्राह्मिक व्याख्याएं थी उन्हीं को उन्होंने बताया और वो चले गए। यानी कि जो मूल जो इसका कार्य था, जो इसको पढ़ने का काम था, वो उस समय में नहीं हो सका। इसके बाद फिर उसने उस अभिलेख को वहीं छोड़ दिया। अब उसके बाद में अकबर का समय आया, तो अकबर ने भी क्या किया, उसको भी इच्छा हुई कि इस अभिलेख को पढ़ा जाए। उसने भी कई विद्वानों को बुलाया और कई विद्वानों की सहायता से उसको पढ़ने की कोशिश की।
किंतु वो भी इस काम को नहीं कर सके क्योंकि वो उसको संस्कृत भाषा जान करके पढ़ रहे थे। तो इस कारण से उनको भी उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पर उसके बाद जो है ये 1828 से 1823 में ये कर्नल जेम्स टॉर्न जो थे, इन्होंने कुछ जो है अभिलेखों को इकट्ठा कर उसमें पढ़ने की उपलब्धि हासिल की। अब पढ़ने की उपलब्धि कैसे कैसे हासिल की, तो उसका जो है एक जो हमारा जो टोपरा अभिलेख है उसमें सबसे ऊपर जो अभिलेख मिलता है वो देवनागरी स्क्रिप्ट का है, जो है चाहमान वंश के समय में लिखा गया था। तो उसको राधाकांत शर्मा ने पढ़ लिया क्योंकि वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। तो इसलिए अब क्या हुआ कि लोग जो है जो अर्ली जो पहले के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने का प्रयास करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि गुप्तकालीन ब्राह्मी जो एक रहस्य बना हुआ था, जैसे कि आपको देखा यहाँ पे कि जो है काठियावाड़ के कुछ अभिलेखों को कर्नल जेम्स टॉर्न ने पढ़ा और फिर 1828 में बीजी वेंटिंगटन ने मालपुरम के ही कुछ संस्कृत और तमिल लेखों को पढ़ा और उनकी एक वर्णमाला तैयार कर ली। अब आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे जो है, क्योंकि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसी से ही बाकी स्क्रिप्ट जो है वो बनी है, तो जो तमिल स्क्रिप्ट है वो उसके सबसे ज्यादा करीब है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो तमिल के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको आधार बनाया पढ़ने का। तो ये 1828 में जो बीजी वेविंगटन है, उन्होंने जो मालपुरा से जो संस्कृत के अभिलेखों और तमिल के अभिलेखों को पढ़ा और उसकी एक लिस्ट बना ली। अब वो लिस्ट क्या हुई, आगे काम आई। 1834 में कैप्टन ट्रायर ने प्रयाग के जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपर जो उत्कीर्ण गुप्तवंशी समुद्र के जो अभिलेख है उसका थोड़ा सा अंश पढ़ने में उनको सहायता वहां पर उसके द्वारा प्राप्त हुई। उन्होंने थोड़े से उस अंश को पढ़ा और फिर जो है बाकी चीजों को वो नहीं पढ़ पाए। फिर उन्होंने क्या किया कि एक 1837 में जो भिटारी स्तंभ वाला स्कंदगुप्त लेख है उसको भी थोड़ा सा अंश था, उसको पढ़ने में सफलता हासिल हुई उनको। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1837-38 में फिर जेम्स प्रिंसिप का नाम आता है, जिन्होंने उन सारी चीजों को आधार बना करके दिल्ली, कुमाऊं और एरन स्तंभों के जो अमरावती के स्तूप थे और जो गिरनार के दरवाजों पे खुदे हुए जो गुप्तकालीन के लेख थे, इन बहुत से अंशों को उन्होंने उसका आधार बना करके पढ़ डाला और पहली बार ब्राह्मी लिपि का एक स्वरूप सामने आया कि जो लिपि है ये ब्राह्मी है और इसकी भाषा जो है वो प्राकृत है। तो इसीलिए, और ये इससे पहले भी जो है काफी इसके ऊपर जो है प्रयास हुए। ये लोग क्या करते थे कि एक स्टैम्पेज तैयार करते थे, एक दूसरे के पास में बैठते थे, क्योंकि जो संस्कृत भाषा सीखने वाले जो पहले अंग्रेजी विद्वान थे वो चार्ल्स विल्किंस थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा को भी सीखा हुआ था। तो फिर वो क्या करते थे कि उस स्क्रिप्ट के सहायता से और उन भाषाओं को मिला करके उन अभिलेख को पढ़ने के लिए प्रयास करते थे और इसी काम को आगे जो है जारी रखा चार्ल्स मैलेट ने। उन्होंने क्या किया कि अभिलेखों, एलोरा की गुफाओं के बहुत सारे अभिलेखों को निकाला, सर विलियम जॉन्स के पास में जो है उन्होंने भेज दिया। फिर सर विलियम जॉन्स जो है उन्होंने जो है इसको विलफोर्ड के पास में भेजा कि आप इनको पढ़िए। अब वो भी क्या कर रहे थे, संस्कृत के साथ मिला करके पढ़ रहे थे, वो भी नहीं पढ़ पाए। तो उन्होंने सर जो है विलियम जॉन्स को उन चीजों को वापस दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने जो है किसी और के पास इसको पढ़ने के लिए भेजा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर वो चीजें नहीं मिल पाई। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारी कड़ी उसमें रही है। बहुत सारे, एक जेम्स प्रिंसिप के सफल प्रयास से पहले बहुत सारे असफल प्रयास भी इसके विषय में हुए हैं। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना ही एक जो है बहुत ही मुश्किल कार्य रहा होगा इस लिपियों को पढ़ने का। पर लोगों ने क्या किया कि एक वर्णमाला तैयार करके एक पुल, एक ब्रिज बनाया ब्राह्मी लिपि तक पहुंचने का। तो उसमें सबसे पहले गुप्तकालीन ब्राह्मी को पढ़ा गया क्योंकि वो सबसे अर्ली, सबसे बाद की लिपि थी। तो उसको पढ़ने के बाद में फिर वो उस ब्राह्मी लिपि तक पहुंचे। तो ये हमारी जो है एक लिपि को पढ़ने की एक किस तरह के ट्रेडिशन को विकसित किया जाता है, किस तरह की अवधारणाएं उसके पीछे रहती हैं, ये हम इसमें जान सकते हैं। तो मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत अच्छी सूचना देने के लिए। अब अगले वक्ता को देखें, अंकित द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर विपिन कुमार झा सर, अगर आप तैयार हैं तो, क्योंकि समय हमारा 11 से 12:30 ही है इस सत्र का।
मैंने विकास को इन्फॉर्म कर दिया है। वो इनविटेशन में 1 बजे ही था, उसी अनुसार मैंने अपना प्लान बनाया था। मैं किसी विशेष जगह पर बैठा हुआ हूँ, मैं भी नहीं जुड़ सकता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं सर। डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा सर। नमो बुद्धाय। आप सभी को सादर प्रणाम और आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज का जो संगोष्ठी है वो डिकोडिंग द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन पर आधारित है। मेरा जो रिसर्च पेपर है वह रोल ऑफ अशोका इन प्रमोशन ऑफ पाली लैंग्वेज पर आधारित है। अगर हम अशोक, सम्राट अशोक की बात करते हैं तो इतिहास में वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक कल्याणकारी धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया। विशेष रूप से इसमें बौद्ध धर्म की चर्चा आती है, जिसमें कि भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेशों को उन्होंने जन साधारण तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस देश काल परिस्थिति में जो सबसे प्रचलित भाषा थी, जिसे हम लोग मागधी भाषा कहते हैं, और बहुत जगहों पर आचार्य बुद्धघोष ने इसे मागधी रूप में उल्लेखित किया है, और बुद्ध के समय में भी जो सकाय निरुक्तिया शब्द आता है उसमें भी मागधी की चर्चा है। तो वही मागधी शब्द बाद में चल के हम लोग पाली भाषा के रूप में जानते हैं, और बहुत सारे जो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें भी ये पर्याय शब्द के रूप में या पर्याय शब्द के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसका भिक्षु जगदीश काश्यप ने पर्याय से पाली शब्द की उत्पत्ति को माना। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर अशोक के अभिलेख नहीं होते तो हमें इस तरीके के सबसे प्राचीन जो प्रमाण हमको पाली भाषा से जुड़े हुए मिलते हैं वो उससे हम लोग अछूते रह जाते हैं। तो इस प्रकार से अशोक के अभिलेखों का जो महत्व है इस आधार पर लगाया जा सकता है कि उन्होंने न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी धर्मादेश के माध्यम से विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में अपने धर्म प्रतिनिधियों को नियुक्त किया और वहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा को माध्यम बनाया। उसी के तहत श्रीलंका में जो उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा वहां पर भिक्षु संघ के साथ गए हुए थे, वहां पर उन्होंने पाली भाषा को प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अनुराधापुर जो वहां का बिहार था, वहां पर उनको वहां पर रहने वाले भिक्षुओं के साथ उनको संगोष्ठी के माध्यम से, विचार के माध्यम से उस बात को पहुंचाया। और बाद में वट्टगाबड़ी अभय के समय में जब त्रिपिटक को लिपिबद्ध किया गया तो उस समय पाली भाषा में ही इसको लिपिबद्ध किया गया, जिसका बाद में फिर सिंगली भाषा में अनुवाद किया गया। तो इस प्रकार से हम देखें तो अशोक के जो अभिलेख है वो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में हमारे पास, पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो हमारे पास दिखाई पड़ता है। उसमें उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाने, उनके शरण में जाने और बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से वहां पर सूचनाएं दी हैं कि सभी लोगों को भगवान बुद्ध के बताए गए मार्गों पर चलना चाहिए, उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग कल्याणकारी हैं, सभी लोगों का उद्धार हो सके। और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के उत्थान के लिए और कुछ ऐसे भिक्षु जो उस समय अनधिकृत रूप से प्रवेश कर चुके थे, उन सारे लोगों को संघ से बाहर करने के लिए भी तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसमें कि थेरवादी परंपरा को एक बार पुनः पुष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया और ऐसे लोगों को संघ से निकाला गया जो कि भगवान बुद्ध के वचनों को प्रदूषित कर रहे थे और उसको अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। तो इस प्रकार से तृतीय बौद्ध संगीति में ही पूर्ण रूप से जो हमें त्रिपिटक दिखाई पड़ता है, जिसका हम लोग धम्म के रूप में जो शुद्ध है, विनय है और अभिधम्म है जो हम देखते हैं, उसका जो पूरा एक तरीके का जो ढांचा तैयार किया गया वो तृतीय बौद्ध संगीति में सम्राट अशोक के कालखंड में ही इसको तैयार किया गया। उसमें कथावस्तु जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी निकलकर सामने आए। मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि अशोक के सभी शिलालेखों में, लगभग जितने भी शिलालेख हैं उसमें सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने, सभी लोगों को सम्मान देने और सभी प्रकार के जितने भी लोग हैं उनको अपने घर जैसा, अपने पुत्र जैसा मानने के लिए उन्होंने वहां पर सूचनाएं दी। सारी प्रजा को अपनी संतान के रूप में प्रस्तुत किया। जो भगवान बुद्ध का उपदेश था
उसका सार तत्व यही था कि सभी से प्रेम करना है, सभी के प्रति करुणा रखनी है, सभी के उत्थान के लिए लगना है। तो उनके जो अशोक का जो धम्म है उसमें ये बातें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। और उन्होंने कई जो स्तंभ हैं उसमें जो प्रियदर्शी शब्द है, अब एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि अगर ये अशोक के स्तंभ हैं, जॉन प्रिंसेप ने अगर उसको पढ़ा नहीं होता तो आज हम उससे अछूते रह जाते। तो उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और शुरुआती दौर में चूंकि ये त्रिपिटक के जो पूरे वाङ्मय थे वो श्रीलंका में मौजूद थे और शिलालेख जब प्राप्त हुए तो वहां पर भी एक प्रियदर्शी नाम के राजा हुआ करते थे, तो उनसे स्थापित किया गया। उनको पहले लगा कि ये वो राजा जो प्रियदर्शी श्रीलंका के राजा है वही है, लेकिन बाद में जब अभिलेखों से इनके अशोक का नाम प्राप्त हुआ, मास्की, गुर्जरा, ये सब जो अभिलेख हैं, वहां से जब अभिलेखों से उनके नाम प्राप्त हुए तब जाकर ये पुष्ट हो पाया कि ये जो सम्राट अशोक है ये भारत के हैं, न कि श्रीलंका के। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के द्वारा तत्कालीन भारत को एक नई दिशा देने और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जो उपदेश, उनके जो धम्म है अशोक का, वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है और न केवल बौद्ध धर्म बल्कि सभी धर्मों के प्रति आदर के लिए वो प्रेरित करते हैं, सभी का सम्मान करने की बात करते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसका जो वाक्य है उसको वो स्थापित करने का प्रयास करते हैं। समय बहुत कम है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश कुमार मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। अब आगे के लिए देखें द्विवेदी जी। जी सर, अभी इस सत्र में मैं एक बार सबका नाम ले लेता हूं, अगर कोई वक्ता जो हों वो बोलेंगे। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर संभवतः भी नहीं है, अजय कुमार सिंह सर भी नहीं है शायद, डॉक्टर सौरभ जी अगर हो तो, डॉक्टर बाल गंगाधर जी, और मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त जो भी लोग उपस्थित है इस सत्र के उनका सर हो चुका है। 4 लोग थे, कुलदीपक सर, शारदा गौतम मैम, राजेंद्र कुमार सर, राजेश मिश्रा सर। तो अभी तक यही लोग उपस्थित है सर, और इन लोगों का हो चुका है। कोई बात नहीं, ये इन चार वक्ताओं ने, विद्वानों ने अपने विचार हम लोगों के सामने रखें, और अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कुछ परीक्षा हो, कुछ विमर्श करना चाहते हो तो यह मंच खुला है। अगर किसी से कुछ प्रश्न पूछना हो शुक्ला जी से, यानी जिसका जो पत्र था उससे संबंधित है कि वो प्रश्न जो रख सकते हैं। आप सर मैं बात रखना चाहूंगा, मैं प्रेजेंट हूँ। जी सर, आपका परिचय सर? वो आ नहीं पाया, डॉक्टर बाल गंगाधर। अच्छा, जी सर, मैं बोला था डॉक्टर, बोलिए सर, स्वागत है। यस सर, 1 मिनट सर। आप सभी लोगों को नवोदय, विकास भाई और उनकी पूरी टीम, सभी लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। आप लोग जो है, मैं कपिलवस्तु में हूँ और कपिलवस्तु से थोड़ी सी दूरी पर सम्राट अशोक ने रुमनदेही अभिलेख लिखवाया था, और वो 20 साल बाद अपने राज्याभिषेक के वहां पे गए थे, और उन्होंने कहा भी कि मैंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया है। सम्राट अशोक की जो जर्नी है धम्म को लेकर के, जैसा कि अभी राजेश भाई बता भी रहे थे, तो उन्होंने अपने 7वें स्तंभ लेख में बौद्ध, ब्राह्मण, आजीवक, जैन, अन्य धर्मावलंबियों के लिए महामात्र नियुक्त किए थे कि सभी में सौहार्द और प्रेम स्थापित रहे जो है। दूसरा क्या है कि भारत की ये फॉरेन पॉलिसी रही है कि भारत जो है दुनिया में किसी भी देश में हमला नहीं किया। ये भारत का इतिहास है, भारत का गौरव है। भारत में सबने हमला किया। संविधान का जब आर्टिकल पढ़ेंगे 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि इंडिया शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सम्राट अशोक जो है, जैसा कि राजेश भाई बता भी रहे थे कि अपने बच्चों को दान कर दिए। सम्राट अशोक की जो महानता है
जब वो बोधि वृक्ष के पास जाते हैं, बोधि वृक्ष की दक्षिणी शाखा की पूजा करते हैं, वो पूरे बोधि वृक्ष का पूजा करते हैं, दक्षिणी शाखा को काट करके लाते हैं और 9 हाथ लंबा परिधि वाला, 5 हाथ चौड़ाई व्यास वाला और 8 अंगुल मोटाई सोने के कड़ाहे में बोधि वृक्ष को रखते हैं और बोधि वृक्ष को जो है पाटलिपुत्रा गंगा नदी में उतारते हैं। संघमित्रा राहुल को बिठाते हैं, उनके साथ 9 लोगों को बिठाते हैं और सीधे उनको रवाना करते हैं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर तक। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जब वो लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, तब सम्राट अशोक बिंद का जो ये क्या नाम है जंगल वाला एरिया है, यहाँ से अपने तमाम सैनिक और अमात्यों के साथ जो है 7 दिन तक चल करके जो है पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल की खाड़ी मिदनापुर। एक बात छूट गई जो है, बोधि वृक्ष की पूजा करने के बाद राजमहल में लाकर के भी बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं और फिर जो है जब वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी पे पहुंचते हैं तो वहां फिर बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं और 8 जो राजकुमारों को उन्होंने नियुक्त किया था उसके लिए, उसको शिफ्ट करने के लिए जगह जगह जो है, फिर सम्राट अशोक जो है जब बोधि वृक्ष को क्या नाम है पानी वाली जहाज पर लादे और रवाना किया जो है, तो वो फूट फूट करके रोने लगे और रोते और विलखते हुए पाटलिपुत्रा लौटे जो है। सम्राट अशोक जो है, जो दुनिया के बहुत सारे कौमों को नष्ट करने की हैसियत रखते थे, इतनी पावरफुल आर्मी थी, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो अशोका द ग्रेट हो गए और वो बोधि वृक्ष को देख के रो रहे थे कि बोधि वृक्ष का एक शाखा हमसे जुदा हो रही है और तथागत की उन्हीं जगहों पे जाएगी जिसका प्रमाण हमको दीप वंश में मिलता है। और वहां पे श्रीलंका के लोगों ने वेलकम किया, वहां के राजा वगैरह थे, वो लोग भी क्या नाम है समंदर में उतर गए, बोधि वृक्ष को लिया, फिर अनुराधपुरम में ला करके उसको लगाया गया जो है। एक लंबी जर्नी रही। इसके अलावा जो है सम्राट अशोक ने सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए दान नहीं किया। जब आप गिरनार का क्या नाम है बराबर अभिलेख पढ़ेंगे जिसमें दान का पूरा जिक्र आया है, तो बराबर गुफा अभिलेख में जो है वो 12 राज्याभिषेक के 12वें वर्ष जो है क्या नाम है खलतिक पहाड़ी गुफा लेख में इसका पूरा प्रमाण है, बरगद गुफा लेख में इस चीज का प्रमाण है कि उन्होंने आजीविकों को दान दिया बड़ी संख्या में, अपने जो भी उनका हो सका जो है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सम्राट अशोक की बाउंड्री जो हम लोग तय करते हैं वो तय करते हैं क्या नाम है अफगानिस्तान तक जो है, ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक ने स्तंभ लेख यूनान में लिखवाया था, सीरिया में लिखवाया था, मेरे पास उसका प्रमाण है। और ये 10 वर्ष बाद जो है धर्म प्रचार के लिए क्या नाम है ये काम शुरू किया। सम्राट अशोक ने 8 लोगों को इंटरनेशनली बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगाया था, जिसमें जो ये महारक्षित थे वो यूनान गए थे, जिसको यमन कहते हैं, वहां प्रचार प्रसार के लिए गए थे, और श्रीलंका गए थे, ये क्या नाम है संघमित्रा और बहुत सारे लोग हैं, वो भी मेरे पास नाम है जो है। तो सीरिया जो है आप देखें यूनान के जो बॉर्डर पे जाकर के मिलता है, उसके बाद यूनान शुरू हो जाता है। ए मैकेंजी ने किताब लिखा बुद्धिज्म इन प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन, और उन्होंने बताया है कि ईसा मसीह से पहले बुद्धिज्म जो है क्या नाम है ब्रिटेन में था। और जब आप चाहे वो हेगल हो, जेन जैक रूसो हो, चाहे वो इमैनुअल कांट हो, चाहे वो प्रैग्मेटिक फिलोसोफर जॉन डेवी हो, और चाहे वो इनका क्या नाम है ये स्कॉटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम हो, इन तमाम विद्वानों की जो राइटिंग एंड स्पीचेस में आपको ये प्रॉपर आर्गुमेंट मिलता है लॉ एंड ऑर्डर का, और क्या नाम है साइकोलॉजिकल समाज को चेंज करने की जो बात, एक आइडियल जो कल्पना मिलती है, वो सब बुद्धिज्म से आके मिलता है। क्योंकि पूरा डिबेट डिस्कोर्स आपका क्या नाम है सम्राट अशोक के धर्म प्रचार नीति से और तमाम विद्वान भिक्षुओं की नीति जाने से वहां के समाज में वो डिबेट शुरू हो गया था। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान कॉपी है यूरोपियन स्कॉलर्स का, मैं इसको फर्जी बात मानता हूं, मैं सिद्ध कर सकता हूं, मैं एक एक पॉइंट्स गिना सकता हूं जो है कि भारतीय संविधान जितना भी बना है, यूरोपियन स्कॉलर्स का जो रेफरेंसिंग हमको मिलती है, वो भारत के आपके त्रिपिटक साहित्य में उसके जगह जगह प्रमाण है। डॉक्टर अंबेडकर एक जगह कहते हैं एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षित, संगठित, संघर्ष, ये शील समाधि प्रज्ञा है। क्या कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये भगवान बुद्ध इस पे 50 जगह बोल चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है, उसमें थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ जाऊं, बात अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। हाँ, चौथे स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने जो है ग्राम को जो है संचालित करने के लिए राजकों को नियुक्त किया था, ताकि जो है दंडाधिकारी के तौर पे नियुक्त किए थे, और
वो बढ़िया संचालन कैसे हो। और उन्होंने कहा था कि मैं इन राजकों को जो है, जिसको आज हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, ये हम इनको धाय की तरह मानते हैं कि जिस तरह से एक जो धाय होती है बच्चों की देख रेख करती है, ठीक इसी तरह से हमारे ग्राम राजुक जो है ये उसी तरीके से काम करेंगे जो है। 7वां जो स्तंभ लेख उसमें आप पाएंगे जो है कि सम्राट अशोक का जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जो उनकी पॉलिसी रही है, सड़कों के किनारे बड़े बड़े जलाशय खोदना, और उन्होंने कहा है कि इसका पानी मनुष्य भी पिएंगे और इसका पानी जीव जंतु भी पिएंगे जो है। और वो कहते हैं कि हमने सड़क को किनारे वृक्ष लगाए ताकि मनुष्य भी इसकी छांव में छाएं और जीव जंतु भी रहें। और उन्होंने उस जमाने में जो है गेस्ट हाउस बनवाए थे बड़े बड़े जो है, जिसको सराय कहा जाता था उस जमाने में जो है। तो वो कहते हैं कि हम गेस्ट हाउस बनाए हैं ताकि जो ये तमाम धर्मावलंबी लोग हैं विश्राम करें, किसी भी जात संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो सन्यासी हो। और धम्म महामात्रों की मैंने बात कर दिया जो है। 1898 में जब विलियम क्लेक्सटन पेपे बर्डपुर के जमींदार थे, सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, बस्ती जिला के बस्ती मंडल में पड़ता है। कपिल वस्तु से मात्र 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में वो रहते थे, पेशे से इंजीनियर थे। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या नाम है मिट्टी का टीला टाइप का दिखाई दे रहा, कुछ ईंट उठ निकल रही, तो उन्होंने आके खुदाई करवाया। और जैसे खुदाई करवाया वहां पे उनको जो है भगवान बुद्ध का अस्थि कलश मिला। उस अस्थि कलश पे भगवान बुद्ध के बचपन का नाम लिखा था, सुकिति भातिनंग सा भागनिकनंग सा पुत्र दनंग यंग सलिल निधने बुद्धस भगवते सकियानंग। मतलब क्या हुआ, सा कि मुनि बुद्ध के भाई बहनों वंशजों ने उनकी अस्थि धातु पर स्तूप का निर्माण करवाया। अब सवाल इस बात का ये आता है कि भारत में जो सम्राट अशोक का इतना विशाल साम्राज्य था, गुफा लेख थे, शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, लघु लेख थे, ये नष्ट कैसे हुए? भारतीय समाज में जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो दुनिया के सबसे बहकी कम्युनिटी में उनको मानता हूं जो है। इसलिए मानता हूं क्योंकि उन्होंने क्या किया, पूरे इतिहास के डिस्कोर्स को ही डाइवर्ट कर दिया जो है। आप एक चीज बताइए जो है, अब 1193 के आसपास नालंदा लाइब्रेरी जलाई जाती है, आपके राजे रजवाड़े सब कुछ हैं, 16 महाजनपदा और 10 गणराज्य आप देख रहे हैं, किताबें लिखी जा रही, बहुत विद्वान पढ़ा रहे हैं नालंदा में, तमाम विक्रमशिला वल्लभी और तक्षशिला में पढ़ा रहे हैं, सब चीजें स्थापित हैं। अब आप बताइए, ऐसा आप कहीं से भी उस समय ना तो अनटचेबिलिटी नजर आ रही है, ना उस तरह से पॉवर्टी नजर आ रही है, सारी स्कॉलर स्थापित हैं। और पूरा जो है टर्किश आक्रमणकारी जब पूरी तरीके से डिमोलिश करना शुरू कर देते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को मारना शुरू कर देते हैं, जब पूरी तरीके से क्या नाम है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को ध्वस्त करना शुरू कर देते हैं, ऐसे में आपका वजूद कैसे बचता? आप ब्राह्मणों को विलन बनाते हैं। मैं कहता हूं अशोक घोष को देख लीजिए, नागार्जुना को देख लीजिए, आप जो है क्या नाम है इनको बुद्ध घोष को देख लीजिए, अट्टकथाएं लिख रहे हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1956 में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, 1956 में बुद्धा धम्मा प्रकाशित कर रहे हैं, और 1951 में भारत सिंह उपाध्याय पाली साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं जो 700-800 पेज का ग्रंथ है। आप 1954 के आसपास जो है आप जो है राहुल संस्कृतायन पाली साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं। गोविंद चंद्र पांडे जो है बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास लिख रहे हैं। मेरे पीछे कुछ किताबें आप देख भी सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिनकी पूरी परंपरा में डिबेट डिस्कशन रहा है और पूरे तरीके से भारत में स्थापित किया, पूरी दुनिया में गए तमाम धर्म समुदाय के लोग हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाते रहे, धर्म ग्रंथ लिखता रहा, तो ये कौन आया जो ध्वस्त कर दिया? पूरी राइटिंग में, पूरी डिबेट में जो है टर्किश आक्रमणकारी गायब हैं। ये जो पूरा आपका मुस्लिम पीरियड है, इसी में आपका सब कुछ ध्वस्त किया जाता है। और आप देख लीजिए जो है, मैं कुछ एग्जांपल से देता हूं। आप जो है गाजीपुर का जो गर्जपतिपुर जगह है, गाजीपुर को गर्जपतिपुर कहते हैं, गर्जपति पाली में मिलता है, और गर्जपति में सैदपुर जगह है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध विरासत को ध्वस्त करके अपनी जगह स्थापित की, जिसको आज बुलंदशहर कहते हैं। उसका प्राचीन नाम वरन है। वरन बुलंदशहर ही बौद्ध स्तूप पर बसा हुआ है। और बुलंदशहर को जो है ध्वस्त करने के बाद जब वो टीला रहा तो उसको ऊंचा नगर कहा, और उसी ऊंचा नगर को मुसलमानों ने जो है बुलंद, ऊंचे को बुलंद और नगर को शहर का, वो बुलंदशहर हो गया। और कार्लाइल महोदय अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग में लिखते हैं कि वहां एक छोटी मस्जिद है जिसके क्या नाम है सीढ़ियों के नीचे जो है 4 अशोक स्तंभ हैं, जिसके बगल में कालिंदी नदी बहती है। मेरे पास आर्कियोलॉजिकल रिपोर्टिंग बहुत सारा है, आपको मैं दिखा सकता हूं कि जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, और जितनी क्या नाम है आज आपको ये दिखेंगे, क्या नाम है ये खानकाह, और ये जो बड़े बड़े आपको दिखेंगे जो है क्या नाम है ये क्या बोलते हैं उसको जो है, ये जो सलीम चिश्ती उस्ती टाइप का इस तरह जो मैटर है, ये हवा दरगाह आप देखेंगे ये पूरी तरीके से आपके स्तूप की आकृति के बने हुए हैं।
और आप जब रिपोर्टिंग में जहां जिस भी जिले का पढ़ रहा हूं, बुद्धिज्म की हिस्ट्री जहां पढ़ रहा हूं, आप देख रहे हैं पूरी तरह से मुस्लिम आक्रमणकारी है। एक बड़ा एग्जांपल दे दूं, आपको विश्वास हो जाएगा। जहां मैं रहता हूं कपिल वस्तु में, यहाँ पे जहां भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जहां भी अवशेष हैं, पूरी तरीके से टर्किश आक्रमणकारी रहते हैं। आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, उनके फेस से बता देते हैं तुर्की है। आप देख लीजिए, पूरे लखनऊ के बेल्ट से हिमालय की तराई में उतर जाइए, आप श्रावस्ती चले जाइए, आप कपिल वस्तु चले जाइए, आप जो है यहाँ पे कुशीनारा चले जाइए, बोध गया चले जाइए, बताइए नालंदा, जहां उस जगह का नाम है बिहार शरीफ, सोचिए पूरी तरीके से टर्किश आक्रमणकारी यहाँ पे आबाद है, एस्टेब्लिश है, आपके वजूद को नष्ट कर दिया। मैं कहता हूं कि जिन्होंने ये मान लिया और लिखते रहे धर्म ग्रंथों में, अपने एक्सेप्ट कर लिया, अपने क्या नाम है अवतार तक बता दिया, वो नष्ट कर सकते हैं आपको? नहीं, इस बात को समझना होगा। अगर आप किसी के बाप को बाप कहने की औकात रखते हैं तो आपको समझना होगा कि ये आपकी बहुत बड़ी बात है, जो है आप उसको डिमोलिश नहीं करें, एक्सेप्ट करें, अपने में मिलाने की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी जाति धर्म समुदाय को ना टारगेट कर रहा हूँ, ना उसमें मिलाने की बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों ने पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को डिमोलिश किया, बुद्ध शब्द जो है अरबी शब्द है, बुद्ध को वो धा कहीं नहीं पाते थे, क्योंकि मैं उर्दू का स्कॉलर हूँ। धा शब्द फारसी में और अरबिक में है ही नहीं, तब उन्होंने बुद्ध को बुद्ध कहा, और बुद्ध शिकनी वहीं से आया, मूर्ति भंजना जिसको हम कहते हैं, बुद्ध शिकन को मूर्ति भंजक कहते हैं, और पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया। पूरी अरेबियन कंट्री से बुद्धिज्म गायब हो गया। सवाल इस बात का है कि कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त किया। मैं कहता हूं कि पुष्यमित्र शुंग का जो काल है 150 क्या नाम है ईसा पूर्व है। अब सवाल इस बात का है 399 में जो है फाहियान भारत आए थे, उनके जो है 550 साल के बाद, और 629 ईस्वी में भारत आए थे हेनसांग, जिन्होंने, और पुष्यमित्र काल के 850 साल के बाद उन्होंने भारत में पूरी तरीके से बौद्ध धर्म स्थापित है। ये उनकी किताबें कहती हैं, उस समय का इतिहास कहता है, उस समय की हिस्टोरिकल बुक्स कहती हैं। तो ध्वस्त कौन किया बौद्ध धर्म को? समाज में, संप्रदाय में अगर कोई थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसका मतलब नहीं वजूद नष्ट हो जाता है। आपका वजूद नष्ट हुआ टर्किश आक्रमणकारियों से। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने राइटिंग में अपने डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, जो रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन का चैप्टर है, उन्होंने थोड़ा सा लिखा है कि बुद्धिज्म डिसअपीयर्ड फ्रॉम इंडिया ड्यू टू द हैवी सॉर्ड ऑफ इस्लाम। तो आपको लोगों का कोई प्रश्न है तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरे पास मैटर बहुत ज्यादा, मैं बोलता रहूंगा पूरा दिन। थैंक यू। धन्यवाद आपको गंगाधर जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत सी नई सूचनाएं दी। अब अंत में प्रश्न का ये होगा कि प्रश्न उत्तर रखा जाएगा। अभी और लोगों को द्विवेदी जी देख लें, और कौन लोग है बाकी हैं। डॉक्टर सौरभ सर जुड़े हैं, ये उनसे किया जाए। अगर डॉक्टर सौरभ सर जुड़े हैं तो सर आप अपना वक्तव्य रखें। डॉक्टर सौरभ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड डिप्टी प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें जो अभी जो सौरभ जी जुड़े हैं, क्या आप ही हैं या कोई अन्य है? सर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ाया जाए। अब कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन मोड में वे प्रश्न करें। अगर प्रश्न हो तब। जिनको भी कोई सवाल करना हो, आप सवाल वक्ता का नाम लेके उनसे आप कर सकते हैं। मेरा प्रश्न बाल गंगाधर सर से है कि उन्होंने बहुत सारी सूचनाएं दी हैं जो कि किताबों में या इतिहास की पुस्तकों में हमें नहीं मिलती हैं। तो सर के पास कोई स्रोत हो जिस आधार पर उन्होंने ये सब बातें कही हैं, जैसे उनके आसपास में कोई इस तरह की
पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं या इस तरह की जो बातें हैं उनका कोई साहित्यिक उस तरीके का स्रोत हो या कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो तो हमें चीजों को समझने में मदद मिलेगी। और एक बहुत क्रांतिकारी चीज आपने रखी है कि भारत में जो बौद्ध धर्म के पतन में इस्लाम की क्या भूमिका है, इस पर शायद कोई अभी कोई थीसिस नहीं हुई है या तो कोई अभी उस तरीके का काम नहीं हुआ है। केवल हम लोग नालंदा के पतन में मानते हैं कि इस्लाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बाकी जगहों पर इस तरह के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो सर इस तरीके का अगर कुछ हो तो बताने का कष्ट करें। सर एक मिनट। और राजेश सर में ही हम जोड़ेंगे कि राजेश सर आप कह रहे हैं कि इस्लाम सर देखिए ये किताब जो है सर, ये किताब है रूलर ऑफ इंडिया अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया विंसेंट ए स्मिथ, जिन्होंने किताब लिखा द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन का जो रेफरेंस ग्रंथ है उस ग्रंथों में से एक किताब है विंसेंट स्मिथ की, जो है जो बस्ती जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे और उन्होंने विलियम क्लेस्टन पे जो कपिलवस्तु पिपराहों की खुदाई करवाए थे उनकी बड़ी मदद किया था उन्होंने। और पूरा मैपिंग करके जब ये लंदन भेजा गया तो वहां पे हैरी पाक वगैरह तमाम स्कॉलरों ने पढ़ा था। इस किताब के पेज नंबर 109 में आपको बता सकता हूँ, एक लॉर्ड भैरव का स्थान था जो कल्लू खान के बाग में था और 1809 के दंगे में उसको डेमोलिश किया गया। कभी इस पे रखिएगा, मैं स्पेशल वक्तव्य देना चाहूंगा, परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट बाय द मुस्लिम एम्परर्स इन्वेडर्स। तो मैं आपको एक रेफरेंस दे दूंगा। जब मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब की, कार्लाइल महोदय की, उनके असिस्टेंट सपोर्टर थे जो है, तो इस चीज को मैं पा रहा हूँ कि जितनी भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं उसको डिमोलिश करने में मुस्लिम आक्रमणकारियों का हाथ है। देखिए, ब्राह्मण समुदाय की साइकोलॉजी और मुस्लिम समुदाय की साइकोलॉजी में एक बड़ा अंतर है कि भगवान बुद्ध के शिष्यों में ब्राह्मण समुदाय के लोग बड़ी संख्या में डिबेट कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, स्कॉलर हैं। चाहे आप महाकश्यप को देख लीजिए, चाहे आप जो है मोगलीपुत्र को देख लीजिए, चाहे नागार्जुना को देख लीजिए, नागसेन को देख लीजिए, बड़े बड़े स्कॉलर हैं। इनके यहाँ एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रही है, भावना रही है और अपनी बात कहने की भी भावना रही है, आर्गुमेंट भी किया है। ऐसा नहीं है, आप जब कसी भारद्वाज सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र निपात का, जो आपके उरग वर्ग में है, तो कसी भारद्वाज कहता है कि भगवान बुद्ध क्या बुद्धा मैं तुमको भीख नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं खेती करके खाता हूँ, भीख मांग रहे हैं, आपको मैं भीख नहीं दूंगा। और उनके खेतों में 500 हल चलते थे। ये एक नालागिरी ब्राह्मण गांव था जो राजगीर में था और ये दक्षिण साइड में पड़ता था जो है। और जब वो आर्गुमेंट होता है तो वो कहते हैं कि मैं भी किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, तो अपना पूरा दर्शन एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या नाम है, कसी भारद्वाज जो है, कसी भारद्वाज, सॉरी पाली में हम लोग ज्यादा उच्चारण गलत कर जाते हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तुरंत माफी मांगते हैं, उनको खीर दान करते हैं, सपोर्टर बन जाते हैं। ऐसे आप एक नहीं, पूरे पाली साहित्य में जितने भी ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध से आर्गुमेंट किया और लगभग 100% उनके शिष्य बन गए और अरहत्व को प्राप्त किया, कंट्रीब्यूशन दिया। अब सवाल इस बात का है, पूरे मुस्लिम हिस्टोरियन, इसमें मैं क्रिश्चियन को मानता हूँ कि बहुत लिबरल थे। एक किताब है क्रिश्चियन की, ए मैकेंजी क्रिश्चियन थे, ए एल वासन क्रिश्चियन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम क्रिश्चियन थे, विलियम क्लेटन पेपे क्रिश्चियन थे, हैरी पाक क्रिश्चियन थे, ए विंसेंट स्मिथ क्रिश्चियन थे। पूरे क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए बहुत काम किया है। जेम्स प्रिंस क्रिश्चियन थे जो है, इवन की लॉर्ड रीडिंग महोदय जूज थे, भारत में जो गवर्नर जनरल बन के आए थे जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रैमसे मैकडोनाल्ड से डिबेट कर रहे थे लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उस समय जो है वो क्या नाम है, ये वो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटेन थे लॉर्ड रीडिंग महोदय, और यहूदी समुदाय से थे। तो सवाल इस बात का है कि इधर का भारत का ब्राह्मण समुदाय, यूरोप का क्रिश्चियन समुदाय, ये बुद्धिज्म पे काम कर रहा है, अपने धर्म को भी मानने, दूसरे धर्म को लेकर लिबरल भी हैं, काम भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, आर्गुमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन आप मुस्लिम स्कॉलर्स का बताइए कि बुद्धिज्म में क्या लिखा, बौद्ध धर्म के उत्थान को लेकर मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम हिस्टोरियन कहाँ है? चाहे आप क्या नाम है इनको, इरफान हबीब को देख लीजिए, जियाउर रहमान बर्नी को देख लीजिए, तमाम लोगों,
पूरी तरीके से मुगलिया सल्तनत को डेमोक्रेटिक और इवेल्युएटिव और बहुत प्रोग्रेसिव बताने के चक्कर में पूरा लिख रहे हैं। पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उस्मानिया पूरा पीछे पड़े हुए हैं। लिख रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत, मुस्लिम शासक ऐसे वैसे थे, सड़क बनवाए थे, ये बनवा। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी सड़क बनवा दूं और कटा दूं गर्दन 10,000 लोगों का, किसी की सभ्यता को नष्ट कर दूं। मुस्लिम दुनिया में मैं जहां तक अभी अध्ययन किया हूं 3-4 तरह की संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति वह है जो दूसरे की संस्कृति को ध्वस्त करके अपनी संस्कृति स्थापित करती है, जिसका नाम इस्लामिक संस्कृति। वो कहीं भी गए दूसरी संस्कृति को ध्वस्त करके ही स्थापित किया। बाल गंगाधर जी, यस सर, ये जो है हमें लगता है कि राजेश जी को उत्तर मिल गया होगा और कुछ और विशेष चाहते होंगे तो उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके। सर एक मिनट बात करके खत्म कर दूंगा, 1 मिनट के अंदर ही। जी। दूसरी संस्कृति यह है जो क्रिश्चियन संस्कृति है, जो प्यार से आपकी मदद करेगी, सपोर्ट करेगी, आपको अपने मिलाने की बात करेगी, वेलकम करेगी, भाई क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। दूसरी संस्कृति यह है बुद्धिस्ट संस्कृति, ना तो किसी तरह का आपको लालच देती है, ना तो आपकी सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त करने की बात करती है, जिसके लिए पूरा 2500 साल का इतिहास गवाह है। आपको एक्सेप्ट अच्छा लगे तो मानिए, इसका हिस्सा हिंदू संस्कृति भी है। थैंक यू। नमस्ते सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। सभी गुरुवरों को प्रणाम। मेरा सवाल आपसे ही है बाल गंगाधर सर। आपने काफी सारी एनलाइटन चीजें मेंशन की और बार बार आपने इस्लामिक और उसको मेंशन किया, जरूरी भी है, लेकिन बट मेरा एक सवाल है कि आपने क्या ये बाइस्ड होके नहीं कहा है? क्योंकि इतने सारे, जब हम प्रोफेसर केटीएस सराव को पढ़ते हैं या हम और स्कॉलर्स को पढ़ते हैं तो वो भी कई सारे रीजंस मेंशन करते हैं बुद्धिज्म के डिक्लाइन के लिए, जहाँ पे इंटरनिक रीजन है, इंटरनल रीजन है या एक्सटर्नल रीजन भी है। तो एक्सटर्नल रीजन में आपने मैक्सिमम प्लेसेस पे ये बताया कि सारे प्लेसेस कैप्चर्ड बाय द मुस्लिम, बट काफी सारे टेम्पल्स ऐसे हमें अभी मिल रहे हैं जिनपे क्या बोलते हैं, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया, कुछ भी किए, बट आपको नहीं लगता कि आपको ये चीजें बताना चाहिए? सर देखिए, आप अपने वजूद को वहां कह पा रहे हैं कि भगवान बुद्ध को उन्होंने साड़ी पहना दिया, सिंदूर लगा दिया, शंकर भगवान मानते हैं, भैरव बाबा मानते हैं, काली माता मानते हैं। अरे आप तो देख के खुद ही कह रहे हैं बुद्ध हैं। इसका मतलब उन्होंने आपके रूप को किसी ना किसी रूप में जिंदा रखा। अगर ध्वस्त कर दिए होते बाकी लोग की तरह, तब आप कहाँ कह पाते? ये बात को आपको समझना होगा कि जब हम किसी को, क्या नाम है, किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो जरूरी ये नहीं है कि हम दूसरे के फॉर्म में एक्सेप्ट करें, हमारा अपना तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप ये भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म में तमाम संप्रदाय भी बने, हीन यान, महायान और वो महासांगिक वगैरह वाला पूरा मैटर है, मैं उस पर भी बहुत बढ़िया से बोल सकता हूँ। वो डाइवर्सिफिकेशन है, रूप, किसी चीज को अपनाने का अपना अपना तरीका है। कपड़ा, खाना, पाना, रहना सहना, आप क्लेम कर सकते हैं कि फला मंदिर में ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और मुझे लगता है कि आपको 50 ब्राह्मण समुदाय के लोग मिल जाएंगे जो उस पर ऑलरेडी लिख चुके होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हिंदी साहित्य की भूमिका किताब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो जगन्नाथ टेम्पल है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और उसके लिए आंदोलन चलाया था जो है भीमा भोई, जो उड़ीसा के लोकल संत थे जो है। अब यह बात वो ब्राह्मण समुदाय के हैं, शुक्ल भी हैं, उच्च वर्णी भी हैं, लिख रहे हैं। ये हिम्मत किसमें है कहने की, बताइए? आपको इतिहास को बहुत सेलेक्टिव होके हमें नहीं समझना, इतिहास हम कलेक्टिव होके समझ सकते हैं जो है। जितना विलन और जितना ये प्रवाह में लोग बोल गए हैं ना, मनुस्मृति कब स्थापित थी भारतीय समाज में, बताइए? अब हम लोग विषयांतर लग रहा सवाल ये नहीं था सर, किताब में क्या लिखा, जवाब दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। मेरा सवाल सिंपल इतना सा था कि why should not mention you also there? If you mentioning some particular sect or particular religion, then you should also mention these things. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बचाया क्या नहीं बचाया, it's a different things. But my question is कि if you are targeting something or telling about something, then you also mention this thing. अविनाश जी, अब देखिए ये सवाल जो आपने कहा
इस सवाल को आप स्वयं से ले लीजिए और उसके बाद इसको खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि सवाल आपने कहा कि क्या हम बायस होके नहीं बोल रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप बायस होके सवाल नहीं कर रहे हैं? बहरहाल इस चीज पर बात मैं करते उसमें हैं। दोनों चीजें मेंशन करवाना चाह रहा हूं सर से कि आप अगर ये जरूरी नहीं है। कह रहे हैं तो प्लीज यू आल्सो मेंशन अबाउट सेकंड पर्सन नहीं आल्सो। नहीं 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 नहीं, एकेडमिक फ्रेटर्निटी है, वो चीजों को क्लैरिटी के लिए यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ हम ये नहीं बैलेंस करने के लिए नहीं बैठे। बहरहाल इस पर छोड़िए बहस, माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसा है ना कि क्योंकि समय कम है हमारे पास, अगर समय पर्याप्त रहता तो हम लोग उस पर चर्चा करते, और हम तो कहेंगे विकास जी से कि इस पर जो है बाल गंगाधर का एक लेक्चर रखा जाए, होना चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ, उसके साथ साथ जो है कई जो है जो प्रश्न खड़े किए जाएं और उसका वो समाधान करें, तब जो है वो हमारा जो है सम्यक रूप से जो है विमर्श हो पाएगा। आगे देखें द्विवेदी जी। अभी अगर कोई वक्ता इसमें हो, सौरभ सर अगर हैं, सौरभ जी दिखा रहे हैं क्या? आप सौरभ सर ही हैं या फिर कोई अन्य है तो स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त प्रफुल्ल गढ़पाल सर भी नहीं दिख रहे हैं। और भी अगर कोई वक्ता इस सत्र के हों तो कृपया आप बताएं और आप अपना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर, डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर सौरभ जी, सौरभ सर, बाल गंगाधर सर का हो गया। तो अगर कोई नहीं है तो कंक्लूड किया जाए। तो सर आप अध्यक्ष उद्बोधन के साथ साथ अपना मार्गदर्शन भी करें। जी सर, गुणे ही योशील समाधि पय्या विमुक्तियान पवते ही तो हितंग जनानं कुशलतिकानं तमर्यंग शीर्षा नमामि। यह जो 2 दिनों से हम लोग मंथन कर रहे हैं, बुद्ध धर्म पर कर रहे हैं, अशोक और उनके धम्म पर मंथन कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ अवश्य ही हमें लगता है कि मक्खन निकल कर, नवनीत निकल कर आएगा। इसके लिए मैं मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और खासकर डॉक्टर विकास सिंह जी, जिन्होंने मारवाड़ी कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचा दिया। पहले तो हम मारवाड़ी कॉलेज को जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना काम किया, इतने कार्यक्रम कराए कि देश से लेकर विदेश तक मारवाड़ी कॉलेज का नाम जो है वह कहा जाने लगा। अब गूगल मीट का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि सभी लोगों के सम्मुख होकर अपने विचार रख सकें और लोगों के विचार को हम सुन सकें। इसमें 9 वक्ता थे, लेकिन हमारे सामने 5 के ही हम लोग सुन पाने का अवसर मिला। डॉक्टर कुलदीप शुक्ल जी, डॉक्टर शारदा गौतम जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र जी और डॉक्टर बाल गंगाधर जी। सबों ने अपने अपने ढंग से विषय को प्रस्तुत किया और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मैं आदरणीय, सम्माननीय, माननीय, आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पाली भाषा को, जो बुद्ध की भाषा, जो अशोक की भाषा रही, उसे उन्होंने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाया। हम लोगों की मांग करीब 10-15 वर्षों से चल रही थी। 2004 से शास्त्रीय भाषा का सफर आरंभ हुआ था, जिसमें प्रथम भाषा के रूप में आप सब लोग जानते हैं तमिल को रखा गया था, फिर उसके बाद संस्कृत को रखा गया। उसके बाद हम लोगों के उम्मीद जगी थी कि पाली को भी, प्राकृत को भी यह दर्जा प्राप्त होगा, यह सम्मान मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम तहे दिल से
हृदय से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब ये जो कुलदीप जी ने कहा कई अभिलेख मिले, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत के अभिलेख मिले। तो अब तक जो ज्ञात है उसमें संस्कृत का नाम तो नहीं आता है, लेकिन ये सब समाज में सभी मिले जुले हुए थे। भगवान बुद्ध ने जब अपना उपदेश दिया, क्योंकि अशोक का भी मूल भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने उपदेश करना शुरू किया तो उनका मूल उद्देश्य था, जिसको अशोक ने भी पकड़ा, जन कल्याण था, लोक कल्याण था। और बुद्ध हमेशा जो है भिक्षुओं को कहते थे, देशेत भिक्षवे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। देव मनुष्यों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, इसके लिए तुम उपदेश करो। तो उसके लिए आवश्यक था भाषा को, अगर वो एक मानक मानते कि हम इसी भाषा में उपदेश करेंगे तब उनका कल्याण नहीं हो पाता, जन कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए जो भी उनके संपर्क में आया, चाहे वो संस्कृत वाले हो, वैदिक ज्ञानी पंडित रहे हो, उससे उन्होंने वैदिक में उपदेश किया, उनसे के साथ जो संलाप हुआ, उनका संलाप वो वैदिक संस्कृत में हुआ, और जो आम जनता जिस भाषा को जानती थी, जिस बोली को उस समय जानती थी, उस बोली को में उन्होंने उपदेश किया, वही पाली प्राकृत रहा। बाद में उसका संकलन किया गया। अब इसलिए हम देखेंगे एक ही है आपका अभिलेख है, जो जरा शेयर कीजिएगा, तो जो आपको पश्चिम में जो गिरनार का प्रथम शिलालेख मिलता है, यंग धम लिपि देवानंग प्रियेन प्रिय दशना राइन्या लेखा पिता इध न किंची जीवं आरभित्या अजुहितव्यम न च समाजे कर्तव्यो बहुकं ही दोषं समाजम ही पसति देवानंग प्रियो प्रियदसी राजा अस्ति पितु एकचा समाजा साधुमता देवानंग प्रियस्य प्रियदसिनो राइयो पुरा महान समहि देवानंग प्रियस्य प्रियदसिनो राइयो अनुदिवसं बहुनी प्राण सत्य सहस्राणि आर्विषु सुपाहाय से अजय यदा अयं धम लिपि लिखिताति एव प्राणा आर्भरे सुपाथाय द्वे मोरा एको मगो सोपी मगो न धुओ एतेपि त्रिप्राणा पछा न आर्भी सटे। ये पश्चिम के अभिलेख है गिरनार का प्रथम। फिर इसी बात को ख दिखाइए, जौगढ़ में उसी लेख का दूसरा पाठ है, उसका कंटेंट बिल्कुल वही है, वो पश्चिम में है। ये आपके पूर्व वाला दिखाइए, पश्चिम हटा दी, पूर्व वाला दिखाइए। अब जो पूर्व का जो है तो पश्चिम, वहां तो पश्चिम दिख रहा है, अच्छा यहाँ पूर्व दिख, तो वो कहां दिखेंगे, वो तो पश्चिम दिख रहा है। ये पश्चिम है, यंगधाम लिपि का पूरब का नहीं। पूरब में जो जौगढ़ में उसी लेख का दूसरा पाठ है, उसमें भी यही मिलता जुलता लिख रहा है। यंगधाम लिपि ख पिगलसी पवतसी देवानंग पियेन लाजना लिखा पिता इद नो, थोड़ा सा उसमें अंतर है, पूरब का है, थोड़ा सा अंतर है। पूरा मैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहूंगा, समय का अपनी मर्यादा है। और तीसरा जो है मनसेहरा में मिला है, उसी लेख का तीसरा पाठ है जो उत्तर का है, यानी एक। तो अब देखें, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में, सेम कंटेंट है, एक ही लेख है, लेकिन उसको भाषा का
अलग अलग दे दिया गया ताकि वहां की जनता मेरी बातों को समझ सके। अब इसको हटा दो। मेरी बातों को समझ सके, मेरी बातों को वह पढ़ सके और उसे अपने जीवन में उसका आचरण कर सके। इस यानी इसलिए ये कहना कि भाई ये संस्कृत में, इसलिए अब ये प्राकृत एक नाम दे दिया गया क्योंकि ज्यादा तो इसका जो संबंध है वो आम जनता से था, इसलिए प्राकृत में इसको कह दिया गया। प्राकृत में इसकी ज्यादा जो है, प्राकृत माने प्रकृति की भाषा, प्राकृत में भी एक है नहीं। आप पाली भी ओल्डेस्ट प्राकृत है, आप सौर सैनी कर दे, मागधी दे दें, अर्ध मागधी दे दें, पैसाची दे दें, सभी प्राकृत है, अलग अलग अपना है। तो इस तरह का ये हुआ। अब राजा अशोक का, अब देखें राजा अशोक का अब प्राचीन इतिहास में चले या अब तक का इतिहास देखें तो अगर कोई ग्रेट किंग कहा जाता है, महान राजा कहा जाता है, महान सम्राट कहा जाता है तो अशोक का ही नाम आता है, महान अशोक। और किसी भी राजा के आगे महान शब्द नहीं जोड़ा गया। तो महान जो इतना बड़ा महानता क्यों आई? महानता आने के पीछे जो कारण था लोक कल्याण था। महान उसी को कहता है जो आम जनता जो है, पूरा समाज जो है कि कल्याण के लिए करे और समाज उसको महान करे। तलवार के बल पर महानता आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो बाद का जो परीक्षण करता है, जो इतिहासकार जो है वो अपना मूल्यांकन करता है तो वह इसी आधार पर करता है कि आप राजा हैं तो राजा का कर्तव्य बनता है कि आप समाज के लिए आप कितना सुखदायक काम, लोक कल्याणक काम कर रहे हैं। तो इनका जो है, अब यह भी आप पढ़े होंगे कि राजा के अशोक के 101 ये लोग भाई थे, 99 जो है सौतेले भाई को मार दिए। तो आप ये सोच सकते हैं कि राजा अशोक कितना क्रूर रहे होंगे आरंभ में। और फिर एक जो भाई रहे वो आपके तिस्य, वह उसको राजा भी उनको बना दिया गया था, बाद में उनका लड़का भिक्षु भी बना। और अब एक देखें कि महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद इनका राज्याभिषेक, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद इनका राज्याभिषेक होता है। अब राज्याभिषेक के जो कलिंग को आप लोग इतिहास हम नहीं यहाँ पर जाना चाहेंगे, आप लोग खुद सुबुद्ध हैं। तो अब केवल 4 वर्ष बीतता है राज्याभिषेक का, और 4 वर्ष के बीच में यह घटना घटती है। अचानक इनका दिल परिवर्तन होता है और बुद्ध के संपर्क में आते हैं, और जो चंडाशोक के नाम से इनको जाना जाता है वह धम्माशोक हो जाते हैं। ये महावंश में लिखा है कि चंडाशोको तीयाइथ पुरे पापे ने कम्मुना, यानी जो कभी अपने पाप कर्मों के कारण लोक में चंडाशोक नाम से कुख्यात था। आगे क्या, धम्माशोको तीयाइथ पच्छा पुण्य निकम्मना। अब ये जो है अपने सत्कर्मों के कारण वही आज धर्माशोक नाम से सुआख्यात हो गया। तो ये कर्मों का फल है। जैसे ही उन्होंने बुद्ध के संपर्क में आया, बौद्ध धर्म को जाना, लोक कल्याण को जाना, इनका दिल परिवर्तन होता है और ये जो है लोक कल्याण के लिए वो काम करना वो आरंभ करते हैं। तृतीय संगति की चर्चा हमारे विद्वान वक्ता ने किया था कि अब ये जो तृतीय संगति हुई तो बुद्ध का क्या धर्म है। ये आप प्रथम संगति हुई राजगृह में, द्वितीय संगति हुई वैशाली में, तो द्वितीय संगति के बाद फिर कोई संगति नहीं हुई थी। 118 वर्ष बीत गए थे। तो 118 वर्षों के बाद जो है ये लगा कि अभी तक संगति नहीं हुई है और बुद्ध धर्म कहाँ है, क्या है, कैसे है, कहीं लोप ना हो जाए, इसके लिए फिर तृतीय संगति जो है पाटलिपुत्र में की जाती है। वहीं पर मोगली पुत्र अस्थिविर
राजा ने इतना ज्यादा प्रभावित हुए बुद्ध धर्म से, तो वो कहे कि हम बुद्ध धर्म के लिए क्या करें, हम किस तरह से बुद्ध धर्म का उत्तराधिकारी बने। तो मोगली पुत्र तीर्थेर कहते हैं, यो तू पुत्तंग धीतरंग व बज्जा पेशी शासने सो शासनस दायादो होती नो दायको अपि। यानी जो अपने पुत्र तथा पुत्री को भी शासन में परिवर्जित कर दे, वही बुद्ध शासन का सही उत्तराधिकारी, सबसे उच्च उत्तराधिकारी हो सकता है। अन्य महादानी भी दायाद नहीं कहला सकता, उतना बड़ा उत्तराधिकारी नहीं कहला सकता। और इसी वचन के बाद राजा अशोक अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को परिवर्जित कर देते हैं। उस समय महेंद्र की आयु 20 वर्ष थी और संघमित्रा की आयु 18 वर्ष की थी। यह जो राज्याभिषेक के 6वें वर्ष में हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा काल है, 6वें वर्ष में ये दोनों परिवर्जित होते हैं और तृतीय संगति परिवर्जित तो हो जाते हैं। तृतीय संगति इनके शासन के 17वें वर्ष में होती है, यानी उतने समय तक, यानी 6 से 17वें यानी 11 वर्षों तक महेंद्र और संघमित्रा भारत में रहकर जो है, अब जो इनके आचार्य थे मोगलीपुत्र थे, उनसे आप पूर्ण रूप से वो बौद्ध विद्या सीखते हैं। और उसके बाद जो तृतीय संगति होती है, तो तृतीय संगति में हम लोग जानते हैं कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए राजा अशोक ने भिक्षुओं को 9 स्थानों पर भेजा था। जैसे मध्यंतिक को गांधार कश्मीर में भेजा, यानी हर एक पूरे जो अपना जो इलाका था, अपना जो क्षेत्र था, उसके जो रिमोट जो एकदम जो उसका सीमा थी, वहां पर उन्होंने भेजा। मध्यंती को गांधार कश्मीर में भेजा, महादेव को महिष मंडल जिसको खानदेश कहते हैं वहां भेजा, रक्षित को वनवास मैसूर में भेजा, धम्म रक्षित को अपरंतक महाराष्ट्र का जो सूरत वाला इलाका है वहां भेजा, महाधम्म रक्षित को बाकी जो शेष जो अवशिष्ट महाराष्ट्र थे वहां भेजा, महारक्षित को यवन में यानी जो ग्रीक के इलाके में जो कुछ है जो प्रदेश थे यानी नॉर्थ वेस्ट में वहां भेजा, मध्यम को हिमवंत प्रदेश यानी हिमालय की इलाका में भेजा, सोन और उत्तर ये 2 भिक्षु थे, उनको स्वर्ण भूमि भेजा। स्वर्ण भूमि यानी जिसको म्यांमार आजकल कहते हैं, म्यांमार में भेजा। और लंका द्वीप में उन्होंने महामहेंद्र के साथ 4 और भिक्षुओं को भेजा, इत्ये पुत्ये संबल भद्रसाल। बाद में बोधि वृक्ष लेकर वो संघमित्रा भी जाती है। इस तरह से कहा गया ना, महामहेंद्र थे रंग तंग थे रंग इत्ये मुत्तियंग संबलंग भद्रसालंग च सके सद्धि बिहारी के। अपने शिष्य महामहेंद्रास्तवीर को इत्ये उत्ये संबल तथा भद्रसाल के साथ यह कहकर लंका भी उन्होंने भेजा था, ये मोगलीपुत्र स्थिर ने। और उसके बाद जो आपका प्रचार प्रसार श्रीलंका में होता है वो आप लोग जानते हैं। उसी के कारण यह धम्म भारत में तो ये जो बौद्ध धर्म था वो एक तरह से जो हमारा जो आज जो हम जिसको कह रहे हैं ये हिंदू धर्म, उसमें एसिमिलेशन हो गया था, एसिमिलेट कर दिया गया, एक तरह से घुल मिल गया, दोनों में कुछ अंतर नहीं रहा। अब लेकिन बाद में जो आज फिर हम लोग बाद में जो बौद्ध धर्म के फिर जो वापस आता है उसमें हम इसके जो आप लोगों ने कहा कि जेम्स प्रिंसप का उन्होंने खुदाई कराया, उन्होंने हमारे कल्याण के लिए खुदाई नहीं करवाया, उन्होंने किस तरह से इस संस्कृति को भारतीय संस्कृति पर भारतीयों पर हम कैसे साम्राज्य कर सके, इसके लिए इन्होंने इसके ग्रंथों को, क्योंकि यह हिल नहीं रहा था भारतीय लोग, तो उन्होंने उसको हिलाने के लिए, उसको झकझोर करने के लिए इसकी संस्कृति को जानना शुरू किया ताकि संस्कृति पर उसको चोट पहुंचाया जा सके। और संस्कृति को जानने के लिए उन्होंने खुदाई करना शुरू किया और उन्होंने जो है अपना
शैक्षिक सोसाइटी और जो सोसाइटी बना है, और जैसे हमारा जो विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यह 1791 में स्थापित किया गया था। यह ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है अभी भारत का, जो अभी लाइव है, जो जीवित अवस्था में है। 235 वर्ष हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने संस्कृत सिखाने, वो अपने को सीखने के लिए, और यहाँ पर उन्होंने संस्कृतों के पंडितों को जो है, कुछ संस्कृत लोगों को सिखाया, संस्कृत के पंडितों के के साथ मिलकर के उन्होंने संस्कृत का ज्ञान अर्जन किया, फिर उसको उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, फिर उसको उन्होंने समझा और पूरे विश्व को समझाया। और उससे प्रयास हुआ कि किस तरह से जो है भारतीय को जो है मनोभावों को उसको ये किया जाए, उनको अपने वश में किया जाए। इसके लिए उसी क्रम में उन्होंने खुदाई भी करना शुरू किया, और खुदाई के क्रम में हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, शिलालेख प्राप्त होते हैं, स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, और उसको पढ़ा गया। उसमें क्या है, तो उसमें जो लोक कल्याणकारी जो बातें की गई, और उसके बाद राजा अशोक आते हैं, और अशोक को फिर हम लोगों ने जो देखा, तो हमें लगता है कि अब तक के भारतीय इतिहास में राजा अशोक जैसा ना कोई राजा उत्पन्न हुआ, और भविष्य में अब ऐसा ही राजा अशोक उत्पन्न होवे, इसकी हम शुभकामना करते हैं कि ऐसा ही हमें चाहिए, ताकि वो अखंड भारत कर सके, हमारे भारत का चतुर्दिक विकास हो सके, और सबका मंगल वो करे, सबका कल्याण करे, सबका सुख देखे। और अंत में इन बातों के साथ कि भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा स्वस्ति भवन्तु ते। ओजस्वी वक्तव्य और मार्गदर्शन के लिए। अगर आयोजन समिति से कोई सदस्य हो, फिर अगर कोई हो तो धन्यवाद ज्ञापन करें आधिकारिक रूप से, और अगर नहीं है तो 12:30 का समय दिया गया था, तो 12:30 बजे हमने खत्म कर दिया। अगर कोई है अगर आयोजन समिति से, तो धन्यवाद ज्ञापन करें, नहीं तो फिर हम माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से सभा को यहीं संपन्न करेंगे। जी सर, आप समय नहीं है अभी सर, विसर्जित किया जाए। जी आपकी अनुमति से सत्र को यहीं समाप्त किया जाए सर। संचालक धन्यवाद करें, क्योंकि वो आयोजन समिति में ही होता है। संचालक करें धन्यवाद सर का। जी ठीक है सर। तो सबसे पहले तो आदरणीय सर और अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वैसे भी समय बहुत सर बहुमूल्य होता है, लेकिन फिर भी आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त हमारे जो 5 वक्ता थे, कुलदीपक सर, शारदा गौतम मैम, राजेंद्र कुमार सर, राजेश मिश्रा सर, डॉक्टर बाल गंगाधर सर, आप लोगों का भी विशेष धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना बेहतर पेपर पढ़ा। और शायद ऑफलाइन होता तो और डिस्कशन होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं, अच्छा टॉपिक चल रहा था। और इसमें और विशेष धन्यवाद जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। जैसे सुनील जी हैं, अविनाश जी हैं, इसके अतिरिक्त विपिन सर भी अभी जुड़े हुए हैं, सुभाष जी हैं, राजीव जी हैं, वैदिक जी हैं, अमन जी हैं, और ये क्या डॉक्टर सतीश जी हैं, परमेश्वर जी हैं, हाँ हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रमेश जी हैं, सौरभ जी हैं, शिवानंद जी हैं, आशीष जी हैं, निधि जी है, अफजल जी है, अंकित जी हैं, और भी अगर कोई छूट गया हो, और ऑफलाइन जो भी वहां देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आदरणीय सर को धन्यवाद देते हुए सर सभा को यही समाप्त किया जाए सर। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।